रिभव आया तो है। हाँ रिभव। ठीक है अंकल। ओके, ज्वाइन हो गया ना आप? ठीक हो गया ना? हाँ तो ये काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्या आपने? हाँ अच्छा। ठीक है अंकल, मैं एक बार वो पूजा चल रही ओके थी। ओके ओके ओके। अबे
चूरा सर नमस्कार। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सिंघवी साहब आपको भी नमस्कार। सिंघवी सर नमस्कार। अनम्यूट करिए। कैसे हैं चूरा सर आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। अबे अबे नमस्कार साहब। सर नमस्कार। अब आवाज आई। पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अनम्यूट नहीं थे हाँ, आप। ऑल वेल सर? बस फाइन सर। बहुत बढ़िया। विमल जी नमस्कार। कल आप नहीं जुड़े चूरा साहब? चूरा सर कल आप नहीं थे क्या? नहीं, कल नहीं थे। गुड हमारे इवनिंग। प्रेसिडेंट साहब जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। कैसे है सर? गुड इवनिंग। बस बढ़िया बढ़िया। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है आ रही है। ठीक है सर। प्रेसिडेंट साहब एक कॉल दो ना। लॉगिन स्टार्टेड। देता हूँ देता हूँ। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है आ रही है। ठीक, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते सर।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है सर आज का। बिल्कुल। रिया उनको 5 बज रही है। ए रिया दूध चाय बनाना है तो बोल। रिया बोल दूध चाय। सर नाथ साहब नमस्कार एंड वेलकम। आप अनम्यूट करिए सर। नाथ साहब हाँ, unmute करिए। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेहरवाल साहब जी नमस्कार। जी 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 आनंद मेहरवाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब आप आगे तो वेबिनार तो बहुत अच्छी हो ही गई। हमारे क्या एक्सपर्ट। बात है सर। अब देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन कि ये खाली क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। इतने बड़े सीनियर हमारे आर एन मेहरवाल जी एक्सपर्ट है सर इन अच्छा टैक्सेशन। अच्छा अच्छा जी स्टिल जी दे नीड द नमस्कार। एजुकेशन। द बिल्कुल इम्पोर्टेंस बिल्कुल इज सो। हेलो। ये खुद इम्पार्ट करते हैं सर एजुकेशन आर एन मेहरवाल साहब, बट स्टिल ही इज हियर। ऑफ कर दे इसको, ऑडियो इसको। मेरा मेरा जुड़ रहे हैं सर लोग, बहुत धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वाह। We have the participant from Tamil Nadu sir, वेल्लूर से पार्टिसिपेंट्स हैं। Oh, so nice. नहीं हो मैं काम कर। ग्वालियर से भी है। यस, ग्वालियर से भी हैं। ग्रेट। जोली साहब नमस्कार। नमस्कार सर। महार साहब नमस्कार। सर टॉपिक ही ऐसा है, इसमें बहुत सारे क्वेरीज रहती है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस का है सर। और अभी 10B BB जो आया ना सर, उसका Yes, तो अभी पता कल वाले में शायद कल कवर्ड वाले है। में है, कल वाले में है सर, वही टॉपिक है कल वाला। जी 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 तो ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं सर इन्होंने। ड्रास्टिक चेंजेस तो करते हैं, लेकिन जो चेंजेस वो ड्रास्टिक, जी 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 बहुत बड़े चेंजेस हैं। जी 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 जनरली चेंजेस तो होते रहते हैं,
लेकिन हाँ, लेकिन इस बार सडनली पिछले साल और इस साल में जो है यस, कंप्लायंस लेवल बहुत बढ़ा दिया उससे। बहुत बढ़ा दिया सर। गवर्नमेंट को क्या चाहिए। राकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। आप और बढ़िया हैं? फिर और नमस्ते राकेश जी। नमस्ते जोली जी, नमस्ते। राकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या बात है? नाट साहब नमस्ते। जय जिलेन साहब। जय जी। और स्वास्थ्य वगैरह ठीक है सर? हाँ, आपका कैसे है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा है। अभी तो वो भी इशू आ रहा है सर, न्यू नोबल सोसाइटी वाला। है सर? न्यू नोबल सोसाइटी वाला हाँ जो हाँ, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इट राइट। सेज कि एवरी सोसाइटी हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द देवस्थान विभाग। हाँ, वो भी एक इश्यू है। दिस इज अनदर इशू। ये भी एक इश्यू है। हाँ। अच्छा, अपने आज यस टॉपिक जो संदीप, दिया है ना, कैसे हैं आप? टैक्सेस। संदीप हाँ, नमस्कार। संदीप ज्वाइन कर लिए। आज के कन्वीनर संदीप अग्रवाल जी ज्वाइन ऑल्सो। सर आपका आशीर्वाद है सर, थैंक अरे यू। सर क्या बात, आप हमारे लिए एसेट्स है सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है आप। सर आप लोगों की एसेट को संभालना अपने आप में एक सौभाग्य है, आप लोगों ने जो एसेट बनाई है। स्मार्ट रिप्लाई। संदीप जी दो हैं, एक संदीप जी और हैं। है सर? एक संदीप जी और हैं सर हमारे। हाँ संदीप, दूसरे संदीप जी भी आ गए क्या? हाँ, हाँ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जॉली सर हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक जॉली यू, जी को थैंक ना यू। सबको मिठाई खिलानी नमस्कार पड़ेगी, सर। पब्लिकली कर रहे हो आप अभी ये। इतने पसंद हो नमस्कार गए सर। सर। 50 साल हो गए क्या सर, 50 साल? नहीं नहीं, 36 साल हुए सर। मेच्योरिटी 50 साल जितती है सर। कम थोड़ी है सर, 36 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है साथ रहने के लिए। जी जी जी। जॉली जी को बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैनी मैनी सर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। सिद्धार्थ भाई नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार सिद्धार्थ जी। अनूप भाटिया जी को बोलते हैं।
प्रवीण जी नमस्कार। Sunil Gograj is also joined. बता जा भाई। हेलो भगवान जी। हेलो। यस सर, नमस्कार रतन सर। नमस्कार अनुप जी। नमस्कार सर, कैसे हैं यस नार नार साहब? दिस साइड। नमस्कार सर। सर प्रणाम। अरे वाह भाई, क्या हाल है दोस्त? बढ़िया। बस सर आशीर्वाद आपका। संदीप भाई। हालांकि अनूप जी अपना टॉपिक ट्रस्ट है, बट आई सपोज वी विल डिस्कस सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज आल्सो। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो तो हाँ वेरी। तीनों ही हैं। हाँ 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 तीनों ही हैं इसमें तो। हाँ। होने वाला है, शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट है ना? सतीश जी ज्वाइन किया गया। सतीश जी कर लिया क्या? नमस्कार अनूप जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? जॉली सर? बढ़िया सर। विनय जॉली, गुड आफ्टरनून। नीतीश मोदी, नमस्कार नीतीश जी। नमस्कार नीतीश जी। नमस्कार नमस्कार। Very important topic, so I joined today. थैंक यू सर, थैंक Very यू। burning issue related to Welcome, sir. charitable यस यस। बहुत ही बर्निंग इश्यू है अभी तो। burning issue है। सतीश जी एक्सपेक्टेड हैं? हाँ हाँ सर, सतीश जी आएंगे, जी। बिल्कुल आएंगे। जी सतीश जी फोन उठा नहीं रहे, हाँ, ज्वाइन ठीक कर है। रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। रंजन सर स्टार्ट कर देंगे अपन। हाँ बंद कर करते दे हैं। सर। हाँ, शुरू वाला पार्ट तब तक शुरू कर देते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ सर, अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग
दिव्य रतन गोयल, मैं रतन गोयल आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस आज की इस वेबिनार में। आपका आभार भी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और आप बड़ी संख्या में आपने ज्वाइन किया। This shows that the education doesn't confine to the classrooms only, it goes along with the life of a professional, especially for the child accountant, doctors, engineers. It goes along with his life. More you learn, I believe the more you learn, more are the chances to earn more. So this webinar has been kept in our continuous education program to update our members and for the amendment taking place in the environment, especially in the commercial world. The commercial world, you know, is changing very fast, and to keep pace with the changing commercial world, we need to update ourselves. The theory coined by Charles Darwin edges back, survival of the fittest, holds good today also. So let us be in safe and keep our knowledge up to date through these webinar, conferences, workshops. And I hope that this webinar will be of utmost importance, and those who are attending this seminar, this webinar, will definitely be ahead from those who are not attending, those who have missed this webinar. We had a very, very expert in the field, Anup Bhatia ji. He is expert in taxation, particularly and especially in NGOs, charitable trusts. So we are fortunate that he has honored our request to be with us this evening. This shows his concerns towards profession and professional. You are welcome, sir, and we are honored by your presence. Now, to begin with, I would request our worthy president, Mr. V.K. Jolly ji, to kindly address to the August gathering. Jolly ji. Thank you, Ratan ji. Respected learned speaker, Shri Anup Bhatia ji from Jaipur, and office bearers of RTCA and TCA, executive members, RTCA and TCA. आज हमारे बीच में राजस्थान के बाहर से भी काफी लोग आए हुए, नीतीश मोदी जी, पास्ट चेयरमैन वेस्ट जोन, और भी काफी लोग राजस्थान के बाहर के हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। Very good evening, all of you. At the outset, I welcome you all. I welcome our learned speaker, CA Shri Anup Bhatia ji, sir. I personally and on behalf of the RTCA and TCA, thankful and grateful you, sir, for accepting our request to share your valuable knowledge and expertise on today's topic. I welcome our senior members. I welcome our other participants from every part of India. आज हम इंडिया के बाहर से भी, वो राजस्थान के बाहर से भी है, तो इसीलिए पूरे इंडिया के, भारत के बाहर से सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। मैं अपने ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव का भी तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। उन्होंने हम फुल हार्टेड हमें सपोर्ट किया इसको ऑर्गेनाइज, इस सीरीज को 4 दिन की सीरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे रतन जी को कार्यवाही के लिए माइक। Thank you, President sir, for your welcome to all the participants. Now I would request V.S. Nahar sir, जो कि हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं RTCA के, and he is a very good human being, expert in the taxation field also, and he is vice president of our RTCA. He had been the chairman of Udaipur branch of Chartered Accountants of India. I would request him for keynote address on the subject. Please, Narsab, you are welcome. Yeah.
Thank you, Goel साहब. Thank you so much. विनय जोली साहब, प्रेसिडेंट RTCA, रतन जी गोयल साहब, जनरल सेक्रेटरी RTCA, Manish ji Agrawal, and Anup ji Agrawal of Jaipur, TCA Jaipur, all conveners of this program, learned speakers, my younger brother Shri Anup ji Bhatia, Satish ji Gupta साहब पधारे हैं. सतीश जी गुप्ता अभी ज्वाइन नहीं किया. सतीश जी जो कि सतीश जी ने हाँ हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी RTCA की, जिन्होंने एक RTCA को नई पहचान दी है. और all the participants to this program today. First of all, let me thank RTCA and TCA for providing me this opportunity of delivering opening remarks on today's topic. Friends, now coming to the subject, I would like to mention that the role of charitable trusts and institutions in our society has always been vital. Friends, in the past few years, these entities are witnessing a drastic transformation. In past few years, these entities have witnessed a drastic transformation in terms of reporting requirements as required by the statute. जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेक्शन 11, 12, 13 एंड सेक्शन 10, 23C आ जाते हैं. उनके प्रोविजंस को हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है. फ्रेंड्स, पिछले 2-3 वर्ष की बात करें तो काफी अमेंडमेंट्स इन सेक्शंस में आए, 11, 12, 13 एंड 10, 23C, और जिनकी कंप्लायंस हम CA मेंबर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स एडवोकेट्स मेंबर्स के लिए काफी मुश्किल या चैलेंजिंग काम होता जा रहा है. और अगर हम ये भी बात करें कि हम एज ए प्रोफेशनल अगर कोई छोटी सी गलती कर देते हैं while filing our audit report या while filing the returns of this trust या societies और section 8 companies, छोटी सी अगर गलती कर देते हैं तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. और अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो सर अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एग्जिट टैक्स, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 115TD. 115TD ये बोलता है अगर आपका ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी का सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको नॉर्मल टैक्स के अलावा मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आपकी जो एसेट्स हैं, संस्था की जो एसेट्स हैं, उन पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा बिसाइड्स द नॉर्मल टैक्सेशन. तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी आ जाती है. तो हमें काफी ध्यान से इस बार ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन जो फॉर्म 10B या 10BB जो भी वट एवर एप्लीकेबल है उसको बड़े ध्यान से भरना पड़ेगा. और अनूप जी वैसे आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे, और मैं अपने सभी साथियों से भी आग्रह करूंगा कि अनूप जी जैसे वक्ता हमारे साथ हैं तो अपनी जो क्वेरीज हैं, अपनी एंग्जाइटीज हैं इस बारे में, इस टॉपिक पर, वो जरूर उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछें. अनूप जी से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि न्यू नोबल सोसाइटी वाला जो केस आया है उसके बाद हर संस्था को देवस्थान विभाग, दैट इज चैरिटी, कई स्टेट्स में इसको चैरिटी कमिश्नर बोलते हैं, हम राजस्थान में देवस्थान विभाग बोलते हैं. क्या उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? हमारे 1-2 क्लाइंट्स ने अप्रोच किया देवस्थान विभाग को. देवस्थान विभाग बोलता है कि आप संस्था रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज में रजिस्टर्ड हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे. क्या इस केस में हमारा 12A या 1023C पर एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है? अनूप जी इस बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद मुझे ये अवसर दिया, और सेशन का हम भरपूर फायदा उठाएंगे ऐसी मेरी आशा है. थैंक यू सर. Thank you so much, Nahar Saab, for your word of wisdom. Anup ji will take care all of your concern. Satish Bhai ji, our past president, has already been joined. We will like to listen him for a few minutes. सतीश जी, आपसे निवेदन है कि आप गैदरिंग को थोड़ा सा गाइड करें, एड्रेस करें. माननीय सतीश जी. Thank you, Ratan bhai. Thanks a lot.
राजस्थान कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष जोली जी, जनरल सेक्रेटरी भाई रतन गोयल जी, आज के लर्नड स्पीकर, वेरी टैलेंटेड, very outstanding speaker, having a vast knowledge, not only on income tax, but only all other law, legal and other subjects also. अनु भाटिया जी, आज उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अभी गाइड किया। हमारे बड़े भाई उदयपुर से नाहर साहब, इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स, को कन्वीनर्स एंड माय डियर फ्रेंड, जो बहुत बड़ी संख्या में आज उपस्थित है इस प्रोग्राम के लिए। साथियों, हम सब जानते हैं ट्रस्ट की समस्याएं इस समय बहुत ज्यादा है। कुछ समस्याएं नाहर साहब ने भी बताई, और ट्रस्ट में ये जो 10B के आने के बाद जो नया फॉर्मेट आया है, इसको भरने में, फॉर्म नंबर 7 को भरने में जो समस्याएं हमारे आ रही हैं, उसको देखते हुए हमने तय किया कि हमें एक 3 दिन का सेशन, और मैं आपको बताऊं ये केवल राजस्थान से नहीं, मेरे पास राजस्थान के बाहर से भी हमारे साथियों की रिक्वेस्ट कि हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए, जिसमें कि हम 10B, रिटर्न फॉर्म 7 और इसके जनरल प्रोविजंस के बारे में बात कर सकें। तो हमने 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें पहला दिन है। पहला दिन में हमने अनूप सर को रिक्वेस्ट किया कि आप इसके जो बेसिक लॉ है इसके टैक्सेशन का, उसको बहुत बताएं, जिससे हम एक थोड़ी सी तैयारी के साथ भी 10B और रिटर्न फॉर्म 7 के बारे में बात कर सकें। साथियों, इसका पर्पज ये था कि हम लोग टैक्सेशन को समझ सकें और इसको हम इस तरह से प्लान कर सकें कि हमारे को ट्रस्ट टैक्सेशन में फॉर्म 10B फिलिंग में, रिटर्न फॉर्म 7 फिलिंग में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे और हम बेहतर तरीके से काम कर सके। राजस्थान कर सलाहकार संघ हमेशा की भांति आज भी आपके साथ कंधे से कंधे लगा के काम कर रहा है और आपसे निवेदन करता है कि आपको जो भी समस्या एडमिनिस्ट्रेटिवली या लीगल के हिसाब से आए, उसको आप डिस्कस करें, उसको आप बताएं, ताकि हम लोग मेहनत करके यूनाइटेडली इसके ऊपर काम कर सकें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर आपका आभार इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए, और आपसे फिर निवेदन, कल दोनों प्रोग्राम जो अगले 2 दिन के प्रोग्राम उनमें भी आप जुड़े और अपनी क्वेरीज हमारे जो स्पीकर्स हैं अनूप सर और जो 2 दिन के स्पीकर मुकेश जी और हमारे, उनसे आप धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच सर। अनूप भाटिया सर को मेरे ख्याल से हम सभी लोग जानते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज अ एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, बट बहुत सारे साथी लोग हमारे पास दूसरे स्टेट से भी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि अनूप भाटिया साहब का हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट संदीप अग्रवाल जी, जो कन्वीनर है इस प्रोग्राम के, टू इंट्रोड्यूस श्री अनूप भाटिया जी सर। प्लीज संदीप अग्रवाल जी। थैंक यू सर। या सर, गुड इवनिंग ऑल। एंड मुझे आज के सेशन में अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत खुशी है आप सबका वेलकम करते हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट जो हमारे स्पीकर श्री अनूप भाटिया सर आप सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं अनूप भाटिया सर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले वेलकम और धन्यवाद देना चाहूंगा RTCA का, TCA का, और ताकि उन्होंने इस तरीके से एक लर्निंग सेशन हम जैसे लोगों के लिए अरेंज किया है, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सतीश सर ने जिस एसोसिएशन को बहुत सालों तक संभाला, आज जॉली सर और रतन सर उसको बहुत एग्रेसिवली हमें नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने आज के लर्नेड हमारे स्पीकर सर श्री अनूप भाटिया सर के लिए बताना चाहूंगा। मेरे तो वो गुरु हैं, तो मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हमने इनकम टैक्स सर से पढ़ा है। CA फाइनल के लिए सर एक्ट से पढ़ाते थे हमें। 18 साल से ज्यादा समय से सर अपने एजुकेशन कैरियर में रहे। तो CA अनूप भाटिया सर एक रेनोड चार्टेड अकाउंटेंट है, एक टैक्स एक्सपर्ट है, जो कि पिछले 20 साल से ज्यादा समय से अपनी एक्सपर्टीज टैक्सेशन मैटर्स पे रखे हुए हैं। सर के कई मोर देन 200 से ज्यादा सेमिनार स्पीकर्स में रह चुके हैं सर। काफी सेमिनार्स में स्पीकर रह चुके हैं सर। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी है, LLB ग्रेजुएट भी हैं, और वर्तमान में जयपुर में अपनी
ABSM पार्टनरशिप फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर अपने प्रैक्टिस में आने से पहले काफी लंबे पीयूष समय जी तक आप म्यूट कर लें, HDFC संदीप वेंकटरमण, पीयूष जी को बोलना, पीयूष जी म्यूट कर लें अपने फोन को। पीयूष जी म्यूट करें अपने आप को। सर जो है अपनी प्रैक्टिस में आने से पहले HDFC लिमिटेड कंपनी के साथ भी एक अच्छी पोजीशन पे रहे। उसके बाद सर ने अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को मूव किया। सर एक नामी गिरामी नाम है जयपुर में, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी नॉलेज को शेयर रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने की। सर से कभी भी कोई क्वेरी होती है, सर को फोन करके हम पूछ सकते हैं, ये हमारा एक सौभाग्य होता है। रेगुलर सर विजिटिंग फैकल्टीज हैं, गेस्ट फैकल्टीज हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ एसोसिएशंस में, और सर एक डिफरेंट नॉलेजेबल और सबसे अच्छी चीज है समझाने के हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर के तौर पे एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैं आज वेलकम करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें, और उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और मैं सर को और सभी मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, क्योंकि काफी अच्छी क्वांटिटी में आप सबने ज्वाइन किया है। कि आप सभी को बहुत अच्छा बेहतरीन सेशन मिले। कल भी बहुत अच्छा सेशन था, गणेश नारनोली जी ने कन्वे किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा RTCA को कि एक फुल डे सेमिनार करे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है था कल वाला। तो वो छोटे से पीरियड में है, काफी कम समझ में आ पाया, उसको डिटेल में समझने की नीड है। तो सर उसके लिए रिक्वेस्ट है कि उसकी डिटेल में एनालिसिस कराएं ED की रेट के बारे में। और अनूप सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज अब अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनूप जी, अनूप भाटिया सर प्लीज। यस सर। वो तो नहीं बताते। आदरणीय विनय जॉली सर, प्रेसिडेंट RTCA, आदरणीय रतन गोयल सर, जनरल सेक्रेटरी, मेरे बड़े भाई सतीश जी भाई साहब, और मेरे से बड़े भाइयों से है ना अपने लिए सुनना वैसे तो अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन कभी कभी ये चीजें थोड़ा शर्मिंदा भी करती है कि इतने तारीफ के हम लायक नहीं है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू RTCA फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स टुडे। मैं तो यही सीखा हूं कि प्रोफेशन में लर्न, अनलर्न, रीलर्न। सतीश जी भाई साहब से, रतन जी से, विनय सर से, इवन मेरा छोटा भाई संदीप भी यहाँ पर है तो वो भी यही चीज फॉलो करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट कॉन्सेप्ट ओनली, जब मेरा लगभग हफ्ते 10 दिन पहले सतीश जी भाई साहब से डिस्कशन हुआ कि ओके अनूप जी अपन एक ट्रस्ट के विषय पर इस तरीके से एक वेबिनार आयोजित करेंगे, कैसे करें, तो मैंने बोला भाई साहब आप मेरे को सेक्शंस का जिम्मा दे दो कि एक बार सेक्शंस से गो थ्रू कराना। और क्योंकि आप अगर बात करेंगे फॉर्म 10B की या आप बात करेंगे फॉर्म 10BB की, सो ऑल दीज फॉर्म्स आर नथिंग बट द लॉ, because they are picking up their relevant figures to be filled up from the law. And as per my experience, what happens, my dear friends, के usually over the period of time हमने एक अपना कंप्यूटेशन का एक तरीका डेवलप किया, हमने एक ट्रस्ट की समझ डेवलप करी। पर जब से फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2014 आया था, यानी मोदी सरकार जब पहली बार आई थी, वहां से ट्रस्टों में भूचाल आना शुरू हो गया। जैसा कि नार साहब ने भी अभी बोला कि साहब इन दिनों ट्रस्टों का जीना मुहाल हो गया, और ट्रस्ट का जीना तो मुहाल हो गया रतन जी भाई साहब, उसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जीना भी मुहाल हो गया, एक टैक्स एडवोकेट का जीना भी मुहाल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट की प्रैक्टिस एक नॉन रेमुनरेटिव प्रैक्टिस रही। इवन खुद हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या हम लोग एज अ टैक्स एडवोकेट जब प्रैक्टिस करते हैं ट्रस्ट में, तो हमारा ज्यादातर नजरिया सेवा भाव का ही होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर, या अपनी जेब से भी कंट्रीब्यूट करके काम करते हैं। पर जितना एक्सटेंसिवनेस आ गई इस वर्क में, जितना डेप्थ आ गई इस वर्क में, उस कंपैरिजन में उतना टाइम दे पाना, उतना प्रोविजन से अपडेटेड रह पाना, ये मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत चैलेंजिंग काम हो गया। और जैसा कि नार साहब ने शुरू में बोला कि आपने ट्रस्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, अब चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से हुई, चाहे टैक्स एडवोकेट की वजह से हुई, चाहे ट्रस्ट की वजह से हुई, ये 115 TD का जो एक्रीटिव इनकम का कॉन्सेप्ट आया, जिसको एग्जिट टैक्स भी कह दिया गया,
ये तो इतना खतरनाक है साहब कि इसके बाद में तो ट्रस्ट के पास में कुछ बचना ही नहीं है कि लॉ ने बोला कि साहब आपकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट होगी उस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट पर हम एमएमआर रेट से टैक्स लगाएंगे। इससे खतरनाक प्रावधान मैंने आज तक इनकम टैक्स लॉ में देखा ही नहीं। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि ये सारे इश्यूज हमारे लिए जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ये रिक्वायर करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को एक एक जगह एक एक पॉइंट पर समझते हुए चलें कि ट्रस्ट से कहां पर कोई गलती ना हो जाए। एंड अकॉर्डिंगली जब हम अपनी ITR 7 भरने उतरे या फॉर्म 10B 10BB की कंप्लायंस करने उतरे तो वी आर अप टू मार्क। सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू माय प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू दोस्तों आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। वंस आई विल कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन देन आपकी कोई प्रैक्टिकल क्वेरीज होंगी जो आपके अनुभव से आपने कहीं पर फेस की हो तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड मेरी रिक्वेस्ट है होस्ट से इफ होस्ट कैन अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। यस सर। संदीप भाई मेरे को स्क्रीन शेयर करना एक बार अलाउ करा दीजिए। एक सेकेंड। हुआ सर अलाउ आपको? एक मिनट रतन सर। अरे नहीं सर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ये लिखा रहा है सर। एक सेकेंड सर, जस्ट होल्ड ऑन। So before I am allowed to share my screen, जब I तक am आप also thankful to all the participants who are attending today's session because किसी भी वक्ता के लिए सामने ऑडियंस होना बहुत जरूरी है और जब ऑडियंस होती है तो काम करने में जोश आता है। So I am very thankful to all of them. सर 125 से ऊपर हो गए हैं, बधाई हो आपको सर। देखो आपकी मतलब कितनी जबरदस्त नहीं लोगों ये का क्रेज RTCA है। का कमाल है संदीप भाई, ये भाटिया मेरा सर को नहीं। पहले आप को होस्ट बनाइए। गोयल साहब आप उन्हें को होस्ट बनाएंगे तब वो स्क्रीन शेयरिंग कर पाएंगे। स्क्रीन शेयर मैं करवा रहा हूँ सर, एक सेकेंड। कोर्स बनाना पड़ेगा इनको, कोर्स बनाओ पहले। चलिए मैं अपनी चर्चा थोड़ी आपके साथ शुरू करता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट को कैसे इवॉल्व करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जो सतीश जी का आदेश है वो एक्ट के ही डिस्कशन का है और मुझे मजा भी आता है एक्ट का डिस्कशन करने में। तो नाउ परहैप्स आई हैव बीन अलाउड। नो तो माय डियर फ्रेंड जो हमारा चैरिटेबल एंटिटीज का डिस्कशन है हम बोलते तो इसे चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें 3 एंटिटीज को प्राइमरली हम कवर करके चलते हैं। पहला जिसको हम पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं, दूसरा सोसाइटीज जो सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, और तीसरा कोई कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट हुई हो या पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो। तो जब मैं यहाँ पर चैरिटेबल एंटिटी की बात करूंगा तो मैं तीनों ही एंटिटी की बात कर रहा हूं, आपको प्राइमा फेसाई ये इंटरप्रिटेशन लेते हुए चलना। तो पहली तो ये बैकग्राउंड बना लिया। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारा टॉपिक में हमने चैरिटेबल ट्रस्ट पर बात करने की बात करी है तो रिलीजियस ट्रस्ट को क्या हम छोड़ के चल रहे हैं, तो मेरा यहाँ कहना है नहीं सर, प्राइमा फेसाई आप रिलीजियस ट्रस्ट को भी कवर्ड मानिए मेरे आज के डिस्कशन में, जब तक मैं रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग ना कर दूं। सो जब तक मैं दोनों को अलग ना करूं तब तक मेरे डिस्कशन में मैं चैरिटेबल ट्रस्ट पर बोल रहा हूं तो मैं रिलीजियस पर भी वही बात लागू करने की मंशा रखता हूं। जहां पर उन दोनों में कोई पृथकता है, कोई डिफरेंस है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहली बात देखिए, रिलीजियस पर्पस को कहीं पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन नहीं किया गया जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पर चैरिटेबल पर्पस को निश्चित रूप से अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15 डिफाइन किया, जो आप सब क्लियर है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 15 जो चैरिटेबल
पर्पस को डिफाइन करता है सर, उसके कुछ लिम्स हैं, कुछ पार्ट हैं, और इस चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में समय समय पर मॉडिफिकेशन भी होते रहे हैं। मैं आपके लिए अगर इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ूं तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15 चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी है, मैं इसको पढ़ता हूं। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, yoga, medical relief, preservation of environment, including watersheds, forest and wildlife, and preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest. And the last but not the least is advancement of any other object of general public utility. तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये परिभाषा आपके सामने आई है, पर हमें ये समझना है सर कि नंबर 1 इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को लॉ में इंक्लूसिवली दिया गया है. सो दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन. सो इट डज नॉट मीन दैट ओनली these items would be charitable purpose. Anything else could also be a charitable purpose. But the last limb of this definition, which says the advancement of any other object of general public utility, is very important because it appears that what could not be treated to be relief to the poor, what could not be treated to be education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments, etc., may generally fall into advancement of any other object of general public utility. And in this regard, abundance of the material is available of the codes which says what counts to be general public utility. यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है सर. ये सारे पर्पस इंक्लूडिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इज अ केस ऑफ चैरिटेबल पर्पस. लेकिन इसके बाद में दिक्कत शुरू होती है जब 2 क्लॉज 15 का प्रोविजो आता है. ये प्रोविजो दोस्तों बड़ा खतरनाक है, और मैं इस प्रोविजो को, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपको नहीं पता, आपको पहले से पता है, लेकिन ये प्रोविजो बहुत खतरनाक इस एक्सटेंट में है कि ये प्रोविजो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक्टिविटी के इंस्टीट्यूशन को फीस चार्ज करने से किसी पर्टिकुलर केस में अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए. और साथ में कुछ रिलैक्सेशन भी देता है कि अगर आपकी रिसीट्स किसी जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक्टिविटी में सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, सर्टेन अमाउंट तक है तो आप चैरिटेबल हैं, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो आप नॉन चैरिटेबल हैं. अब ये जो कंडीशन आ गई ना सर, जब से ये कंडीशन आई लॉ में, जहां से ये डेफिनेशन के अंदर ये प्रोविजो डाला, ये प्रोविजो ने अपने आप में बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हिला के रखा. और हमारे भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आता हो, हर साल ऐसी ही राडार लटकती रहती है. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. बहुत सरल एग्जाम्पल है. हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज के सेशन में ज्वाइन किया हो और जो किसी न किसी गौशाला में जुड़ा ना हो. चाहे वो गौशाला में विजिट करता हो या गौशाला के रूप में, गौशाला के साथ में किसी प्रकार से कोई चैरिटेबल एक्टिविटी में, उसकी मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो. अब कोई भी गौशाला जब चलती है सर, तो उस गौशाला में जो गाय दूध देने वाली हैं, उनका दूध बेचने का काम होता है. साथ साथ घी, मक्खन, इस तरह की चीजें भी, बाय प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं. तो क्वेश्चन आया सर, जब एक गौशाला चलती है तो क्या वो रिलीफ टू पुअर है, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो मेडिकल है, क्या वो योगा है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट है, या वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी? अब कहीं पर भी गौशाला तो कोई शब्दावली स्पष्ट रूप से लिखी नहीं. तो या तो आप ये कहिए कि अनूप जी वो रिलीफ टू पुअर है, but what is the definition of poor? That is a very interesting thing which is not given in the Income Tax Act 1961. और जितना मुझे लगता है, हो सकता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी ये परिभाषा ना हो. अगर मैं यहां से निकला तो मैं मेडिकल रिलीफ की बात करूंगा. तो मेडिकल रिलीफ निश्चित रूप से बहुत सारी गाय जो सार्वजनिक रूप से घूमती रहती हैं, उनको अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको गौशाला में ले जाया जाता है, वहां सेवा शुश्रूषा की जाती है. क्या फिर वो पर्टिकुलर काम मेडिकल रिलीफ नहीं? और अगर आप मेरे साथ 2 क्लॉज 15 ही पढ़ेंगे तो उसने वहां पर स्पेसिफिकली ये बात नहीं करी कि मेडिकल रिलीफ के लिए रिलीफ ऑफ द पुअर बोला सर, एजुकेशन बोला, योगा बोला, मेडिकल रिलीफ बोला. तो मेडिकल रिलीफ के आगे ये नहीं बोला मेडिकल रिलीफ फॉर ह्यूमन बीइंग. तो इसका मतलब अगर मेडिकल रिलीफ फॉर एनिमल्स है तो इज इट नॉट अ चैरिटेबल पर्पस? यस सर, इट इज अ चैरिटेबल पर्पस. अब उस चैरिटेबल पर्पस में जब मैं बात कर रहा हूं मेडिकल रिलीफ, और आगे नहीं बोला मेडिकल रिलीफ फॉर ह्यूमन बीइंग, तो इसका मतलब मेडिकल रिलीफ फॉर एनिमल्स इज आल्सो अ केस ऑफ
चैरिटेबल पर्पस। आप बोलेंगे अनूप जी ये तो मैं समझता हूं कि इट इज अ चैरिटेबल पर्पस। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर आपके साथ यहाँ पर कि चैरिटेबल पर्पस तो है, लेकिन बीइंग अ चैरिटेबल पर्पस क्या वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में जाने वाला चैरिटेबल पर्पस है या स्पेसिफिक बाय नेम चैरिटेबल पर्पस है? आप कहेंगे अनूप जी इसका क्या फर्क पड़ता है? See, I would like to say here that this proviso, if I would read here, it says, provided that advancement of any other object of general public utility, I'm really sorry मैं अभी तक आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं, तो जैसे ही मेरे को अनुमति मिलेगी मैं शेयर करूंगा एक्ट का पोर्शन भी, तो आपको पढ़ने में मजा और आएगा मेरे साथ। Provided that the advancement of any other object of general public utility shall not be a charitable purpose if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce और business। देखिए रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस करने से जब आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी में वो काम कर रहे हैं, यानी जब आप मेडिकल रिलीफ के अंदर, एजुकेशन में, योगा में आप बिजनेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। Provided you are a charitable activity person, you are a not-for-profit organization, or your object clause says that you are a not-for-profit organization. And in number of judgments, Honorable Supreme Court has said, merely generating a surplus does not mean that you are a profit-making activity, you are a commercial entity. So generation of surplus is not an activity which precludes me from being a charitable institution. So what this proviso says, provided that the advancement of any other object of general public, just a minute, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं। Yes, sir. Now I'm allowed. Okay. So now, my dear friends, I can show you that what I'm reading, and you will be now more convinced what I'm reading. मेरा एक निवेदन रहेगा सबसे कि जो भी ज्वाइनीज है ना, रिस्पेक्टेड, वो म्यूट रखेंगे तो हम लोगों को फ्लेवर अच्छा आएगा समझने में। Section 2, Clause 15, provided that the advancement of any other object of general public utility shall not be a charitable purpose if it involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity of rendering of any service in relation to any trade, commerce, business for a cess or fees or any other consideration। यानी जनरल पब्लिक यूटिलिटी में अगर आप सेस, फीस लेकर के कोई भी काम करते हैं, जैसे ही आप कंपनसेशन लेते हैं, कोई अमाउंट चार्ज करते हैं, तो आप प्राइमा फेसाई चैरिटेबल पर्पस के नहीं माने जाएंगे। ऐसा इस प्रोविजो का इंटरप्रिटेशन है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ यूज और एप्लीकेशन, कोई ये कहे कि साहब हम तो उस पैसे को चैरिटी में ही तो आगे यूज करते हैं, दैट इज नॉट अ लॉजिक। अनलेस, नाउ यहाँ शर्त, unless such activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility, and the aggregate receipt from such activity or activities during the previous year do not exceed 20% of total receipt of the trust or institution undertaking such activity or activities of that previous year। सो आई नो कि आप सबको ये सेक्शन 2 क्लॉज 15 का प्रोविजो पहले से क्लियर है सर, कि ये प्रोविजो रेस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी की संस्था है और आपकी टोटल रिसीट के 20% से ज्यादा आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पैसा आ रहा है और आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी के इंस्टीट्यूशन है, तो आप नॉन चैरिटेबल की ओर चल पड़े। तो किसी भी ट्रस्ट के टैक्सेशन में, चैरिटेबल एंटिटी के केस में, आपको ये सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या वो कहीं जनरल पब्लिक यूटिलिटी की संस्था तो नहीं, और यदि वो संस्था जनरल पब्लिक यूटिलिटी की संस्था है तो क्या वो इस प्रोविजो के अंदर तो नहीं आ रही, और अगर इस प्रोविजो में आ रही है तो उस संस्था पर एक तलवार है कि बहुत संभव है कि वो संस्था नॉन चैरिटेबल हो जाएगी। अब जैसे ही मैं बोलूंगा नॉन चैरिटेबल हो जाएगी, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, अनूप जी हमेशा के लिए नॉन चैरिटेबल हो जाएगी या ईयर वाइज नॉन चैरिटेबल होगी? तो यहाँ पर सतीश जी भाई साहब भी बैठे हैं, मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ टैक्स के दाव पे, तो वो अगर मैं उनसे भी डिस्कशन करूंगा तो उनका भी ये राय होगा कि अनु भाई, दिस काइंड ऑफ प्रोविजोज एप्लीकेबिलिटीज ईयर टू ईयर बेसिस प्राइमरीली। ये मान लीजिए इस साल मेरी रिसीट्स किसी जनरल पब्लिक यूटिलिटी में 22% हो गई, तो इस साल के लिए मैं नॉन चैरिटेबल हूं। अगले साल मैं फिर 18% पर ही रह गया, यानी 20 या 20 से नीचे, तो मैं फिर से चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आने का योग्य हूं।
unless I'm falling into section 30. तो ये एक सेक्शन 2 क्लॉज 15 का ओरिएंटेशन मैंने यहां पर दिया। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे कि ओके, अगर किसी भी संस्था को दोस्तों 11-12 की एग्जाम्पशन लेनी है तो उसको बेसिक कंडीशन क्या पूरी करनी है। आप कहोगे अनूप जी उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 12AB में। बहुत बढ़िया सर, लेकिन ये आपका एक पर्सपेक्टिव है जिसमें आप सोचते हैं कि 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन दोस्तों 12A सेक्शन यहां पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपको कंडीशन देगा which are really very necessary to be complied with if you want to avail the benefit of section 11 and 12. Of course, the first condition of the law is that the assessee has made an application in the prescribed form for its registration under section 12AB and it has been allowed a registration under section 12AB, no doubt. But this second condition is very important, which we also know, but we do not say it by default, but which is very important. Where the total income of trust or institution computed under this act without giving effect to the provision of section 11 and 12 exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax, the books of accounts and other documents are kept and maintained in the prescribed form and manner and at prescribed place, and its books are audited by an accountant. So these two conditions are very important, and one of them is inserted by Finance Act 2022, and you may find a mention of this condition in Form 10B, 10BB even, that this year the auditor is being asked whether the books are maintained, at which place those books are maintained. Suppose किसी वजह से ऑडिटर ने गलती से ही कर दिया कि साहब बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड और बुक्स आर the place is not mentioned, then what is going to happen? You may think that for that year section 11 and 12 exemption may not be available. Now what I want to communicate to today's session, my dear friend, please understand that when we work as a professional and we file an audit report, maybe 10B, 10BB, we file a return, it is a very important responsibility on the shoulders of a professional to see that what kind of option is being filled up, whether the yes is the right option, no is the right option, and what is the real facts. And आप जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा ट्रस्टों की रिटर्न्स जब प्रोसेस हुई 143(1) में, तो बिना कोई डिडक्शन दिए उनकी सारी ग्रॉस सीट पर सीधे 30% रेट से टैक्स निकल करके 143(1) जनरेट हो गया। इस 143(1) को सॉल्व कर पाना अपने आप में प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो मेरा क्या कहना है सर, I am trying to putting up before you that we need to understand that which option we are claiming in our audit report, in our ITR filing, that is very important. And not only that, ये जो दो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी जिसमें से ऑडिट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, वो पहले से था कि अगर 10B नहीं होगा, जो अब 10B, 10BB दो फॉर्मेट के अंदर हो रहा है इस साल से कि 5 करोड़ तक की संस्थाएं तो जा रही हैं 10BB में, और जो 5 करोड़ से ऊपर की संस्था है वो जा रही है दोस्तों फॉर्म 10B में। तो अगर ऑडिट नहीं है आपकी तो देन इन दैट केस उस ईयर के लिए आपको 11-12 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और एक तीसरी कंडीशन, such person has furnished the ITR under section 139(4)(a), whether as per section 139(1) or 139(4) time limit. Now a very important amendment recently done by the Finance Act 2023. Earlier law was not clear on this point, that law was asking that the assessee should file a return under section 139 or maybe 139(4)(a). Now those who are filing the belated return had a chance कि उन ट्रस्ट के केस में, उन इंस्टीट्यूशन के केस में 11-12 की एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाए क्योंकि वो बिलेटेड रिटर्न भर रहे थे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 ने पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी दोस्तों। हालांकि आप असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ऑडिट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए रिटर्न भर रहे हैं, जिसमें ये अमेंडमेंट लागू नहीं। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर कोई अमेंडमेंट आगे जाके आता है जो किसी लॉ की एनोमली को रिमूव करता है, उस अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिविटी से इफेक्ट दिया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। जरूरी नहीं है मेरी बात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट माने, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, जनरली वी नीड टू एंश्योर दैट द ट्रस्ट or the institution should file the return within 139(1) period to claim the exemption of section 11 and 12. And if it could not do so, then chances are that up to assessment year 23-24, income tax department may not allow it exemption of 11 and 12. But this anomaly got cleared by the Finance Act 2023, and this anomaly once get cleared,
in my opinion, it should give the benefit to the assessee in the preceding assessment years also. So that is an interpretation which I tried to put up before you. Now let me take you to the composition of income of a charitable entity. I'm again and again repeating, my dear friends, that whatever I am trying to put up through my slides, you all are already aware about that, well aware about that. But since it is a knowledge sharing session kind of thing, so, and it is my duty that we have to structure it in such a way that anybody who is new to this topic should also get the clue by way of going through this session. So that's why I'm putting up some conceptual things also before you. तो देखिए दोस्तों, ट्रस्ट की इनकम में क्या क्या आता है, अगर मैंने सीखा हो तो मैं ये बोलूंगा कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हेल्ड अंडर द ट्रस्ट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, डोनेशन इनकम जो ट्रस्ट की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत होती है, जिसके मैं बाइफर्केशन कर रहा हूं कॉर्पस डोनेशन और वॉलंटरी डोनेशन। और अगर आप देखेंगे मेरे साथ में तो मैंने वॉलंटरी डोनेशन के दो हिस्से कर दिए सर, एक एनोनिमस डोनेशन और एक नॉन एनोनिमस डोनेशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। देखिए एनोनिमस डोनेशन क्या है, गुप्त दान, जहां पर देने वाले ने नाम नहीं बताया, या मैं ऐसा बोल सकता हूं इन अ लाइटर सेंस कि जब गुप्ता जी दान करते हैं तो एनोनिमस डोनेशन होता है और नॉन गुप्ता दान करते हैं तो वो नॉन एनोनिमस होता है, पर ये इंटरप्रिटेशन गलत होगी। आप इसको ऐसे समझें, जब देने वाले का नाम पता आइडेंटिटी उपलब्ध नहीं है तो वो एनोनिमस डोनेशन है, और देने वाले का नाम पता उपलब्ध है तो वो नॉन एनोनिमस है। ये एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हमारे लिए खड़ा हो गया सर, और पर्टिकुलरली इस सेंस में कि जब आप फॉर्म 10BD भरने की बात करते हैं जो ATG के रिस्पेक्ट में भरा जाता है, वहां पर डोनेशन का ये क्लासिफिकेशन बड़े काम का है। साथ ही साथ जब आप फॉर्म 10B 10BB भरेंगे वहां पर भी सर ये डोनेशन का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी ट्रस्ट की आज की डेट में ITR 7 भरेंगे तो वहां पर भी सर डोनेशन का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो कि आप ये भी जानते हैं कि जो एनोनिमस डोनेशन है सर उस पर 30% टैक्स लग जाता है, और नॉन एनोनिमस डोनेशन सेक्शन 11-12 के प्रभाव में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है सर कि कब एनोनिमस डोनेशन पर 30% लगेगा, ये भी कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। मैं आगे इस पर भी एलिब्रेट होकर के आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए मैंने एक क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी CA के लिए, किसी भी टैक्स एडवोकेट के लिए समझना कि ओके व्हेन अ डोनेशन इज कॉर्पस एंड व्हेन इट इज वॉलंटरी। अगर ट्रस्ट किसी भी डोनेशन को अपनी इच्छा से यूज कर सकता है, सामने वाले देने वाले की इच्छा पर निर्भर हुए बिना, तो हम उसे वॉलंटरी डोनेशन कहते हैं। और अगर देने वाले ने किसी पर्टिकुलर डोनेशन के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड यूज कर दिया है कि आपको यही यूज करना है, बिल्डिंग ही बनानी है या इससे FD करानी है, इसके इंटरेस्ट से खर्चा करना है, तो दोस्तों हम उसको कॉर्पस डोनेशन कहते हैं। ब्यूटी क्या है, कॉर्पस डोनेशन इज फुली एग्जाम्प्ट विदाउट शोइंग इट्स एप्लीकेशन, whereas voluntary donation which may be anonymous, which may be rather non-anonymous, is exempt provided you apply that as per the provision of section 11 and 12। इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। सो जब मैंने आपके सामने बात रखी एनोनिमस डोनेशन क्या है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ 115BBC में एनोनिमस डोनेशन की जो परिभाषा है वो भी रखूं। सो दिस डेफिनेशन रीड्स, for the purpose of this section, that is 115BBC, anonymous donation means any voluntary contribution referred to in subclause 2A of clause 24 of section 2, where a person receiving such contribution does not maintain a record of identity indicating the name and address of the person making such contribution and such other particular as may be prescribed। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। One person asked me that Mr. Bhatia, can corpus donation also be anonymous? Can corpus donation also be anonymous? Now, I thought it like this, that okay, let's bifurcate it, anonymous, non-anonymous, and then write corpus, non-corpus, that is voluntary. Similarly, in non-anonymous, let me write corpus and non-corpus, or I may say voluntary. Now, what I'm trying to put up, if I'm doing this kind of bifurcation, please understand it this way. Sir, corpus donation में
देने वाले की इच्छा पर रिलेवेंट डोनेशन का प्रयोग निर्भर करता है। जब आप यही नहीं बता सकते कि ये 20 लाख का 50 लाख का कॉर्पस डोनेशन हमें एक्स पर्सन ने दिया, सपोज उसका नाम है सतीश गुप्ता जी, सपोज यही नहीं बता पा रहे आप नाम, तो फिर आप ये प्रूव कैसे करेंगे कि वो कॉर्पस डोनेशन है? ठीक है, तो द पॉइंट इज व्हाट कि कॉर्पस डोनेशन एनोनिमस का हिस्सा कतई नहीं होगी। कॉर्पस डोनेशन तो नॉन एनोनिमस से ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने अनुभव से यह भी सीखा है कि जब हम किसी असेसमेंट में जाते हैं और आईटीओ मेरे से कहता है लाओ भाटिया जी डोनेशन की लिस्ट दो, डोनर्स की लिस्ट दो, तो मैंने बोला जी मेरे को इस साल 1.5 करोड़ के डोनेशन आए, उसमें से 50 लाख के डोनेशन कॉर्पस है। बोले कोई बात नहीं भाटिया जी 50 लाख के कॉर्पस है ना, तो जिन्होंने वो डोनेशन दी है 50 लाख की उनकी एक्सेप्टेंस दे दो, उनका डोनेशन का रिसीट दे दो जिसमें उन्होंने लिखा हो कि ये कॉर्पस है। अब मान लीजिए मैंने एक 50 लाख में से 20 लाख का डोनेशन का रिसीट दिया जिसमें लिखा है गुप्त दान, सर गुप्त दान को वो कॉर्पस मानेगा ही नहीं। तो मेरा ये कहना है सर कि कॉर्पस कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनोनिमस। एनोनिमस में जो है मेरी ओपिनियन में प्राइमा फेसाई वो वॉलेंट्री। ठीक है, आप हो सकता है कहें कि अनुप जी जिसने हमें गुप्त दान दिया है उसने एक स्पेसिफिक यूज बोला है, जब तक आप उसका नाम पता बताने को तैयार नहीं है तब तक सरकार उसको कॉर्पस मानेगी नहीं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन का रहेगा। आई होप यू विल बी एबल टू बेनिफिटेड थ्रू। चलिए, मैं इनकम कंपोजिशन की जब आपसे बात कर रहा था तो मेरे पास में इनकम कंपोजिशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट और पोर्शन है, इनकम फ्रॉम कॉर्पस बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल बिजनेस। जरा इसको भी समझिएगा, क्योंकि मुझे सतीश जी भाई साहब ने आज आदेश किया कि अनु भाई आपको कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है, इसलिए मैं इसे एक क्लास के तरीके से लेकर के चल रहा हूं। तो आई होप यू वुड नॉट माइंड इट, एंड बीच बीच में मुझे अगर छोटा मोटा आपका सर कमेंट बहुत भी आता बढ़िया चल रहेगा। रहा है सर, बढ़िया बहुत चल अच्छा रहा है, लर्निंग है सर, वंडरफुल। थैंक यू संदीप भाई उत्साहवर्धन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इनकम फ्रॉम कॉर्पस बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल बिजनेस, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप रिटर्न भरते समय कॉर्पस और इंसिडेंटल का डिफरेंस नहीं करेंगे, ऑडिट के समय कॉर्पस इंसिडेंटल का डिफरेंस नहीं करेंगे, तो उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली ट्रस्ट पर जाएगा। Now, what is a corpus business? Understand it in this manner that मेरे बड़े ब्रदर नाहर साहब ने किसी कंपनी में उनके पास में या कोई पर्टिकुलर नाहर साहब के पास में एक चलती बिजनेस एंटिटी है, मेरे पास में गौशाला है, तो नाहर साहब का उस गौशाला से जुड़ाव है, तो उन्होंने बोला कि अनु भाई ये एक बिजनेस हमारा उदयपुर में चलता है, आप एक काम करो मैं ये बिजनेस ही आपको दान कर देता हूं, आपकी संस्था को मैं ये बिजनेस दान कर देता हूं। सपोज दैट बिजनेस इज बुक पब्लिशिंग, कॉमर्शियल बेसिस पर बुक पब्लिश होती हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो नार साहब ने बोला कि अनु भाई ये प्रोपराइटरशिप में अब तक चल रहा है या कंपनी में चल रहा है या पार्टनरशिप फर्म में चल रहा है, मैं ये चलता बिजनेस आपकी गौशाला को दे देता हूं, आप इस बिजनेस को चलाओ और इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आए उसको गौशाला में यूज कर लेना। ये जो बिजनेस आया है ना सर, ये कॉर्पस बिजनेस है। लेकिन जब गौशाला हमारी चल रही है और उसमें हम दूध बेच रहे हैं, उसमें हम मक्खन बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं या और भी गाय से संबंधित उत्पाद बेच रहे हैं, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं साहब, ये इंसिडेंटल बिजनेस। आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा, अनूप जी कॉर्पस बिजनेस हो या इंसिडेंटल बिजनेस हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है एज अ ट्रस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर समझिए आप मेरे साथ। मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 एंड 11 सबसेक्शन 4A, दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर जो ट्रस्ट में चलते हैं इन रेफरेंस टू द कॉर्पस बिजनेस एंड इन रेफरेंस टू द इंसिडेंटल बिजनेस। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसा बोलना चाहता हूं सर कि 11 सबसेक्शन 4 इज कॉर्पस बिजनेस। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, 11 सबसेक्शन 4 is corpus business and 11 subsection 4A is incidental business. 11 subsection 4 पढ़ता हूं एक बार आपके रेफरेंस के लिए। For the purposes of this section, property held under trust includes business undertaking so held। मैं सेक्शन 11 में से पढ़ रहा हूं, तो आप समझिए कि ट्रस्ट को एग्जम्पशन ही सेक्शन 11 में मिलती है। तो सेक्शन 11 के दोस्तों सबसेक्शन 4 और 4A में, सबसेक्शन 4 में कॉर्पस बिजनेस को डील किया गया और 4A में इंसिडेंटल को डील किया गया। For the purpose of this section,
सर मेरा निवेदन है कि जिनका भी म्यूट ना हो माइक, कृपया म्यूट कर ले, ताकि सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, केवल मेरे को ही नहीं सबको हो रहा है। सर रतन एंड वी सर ऑल आर म्यूट ऑल कर दो ना, रतन सर म्यूट ऑल कर दो। तो दोस्तों मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं 11 सबसेक्शन 4। इलेवन सबसेक्शन 4 बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, property held under trust includes a business undertaking so held where a claim is made that the income of such undertaking shall not be included in total income of the person in receipt thereof. The assessing officer shall have power to determine income of such undertaking in accordance with provision of this act relating to assessment, and where any income so determined is in excess of the income as shown in account of undertaking, such excess shall be deemed to be applied to purposes other than charitable or religious purposes. अब इसका मतलब समझिए सर, मान लीजिए नाहर साहब ने हमारे गौशाला को एक चलता हुआ बिजनेस दिया बुक पब्लिकेशन का, और हमने एज अ ट्रस्ट उस बिजनेस से इनकम हुई सपोज 40 लाख की। अब ईओ असेसमेंट के समय हमारे ट्रस्ट की यदि इनकम असेस करे और ये कहे कि अनूप जी आपने 40 लाख नहीं, आपने 48 लाख कमाए, तो सर जो 8 लाख की इनकम उसने एक्स्ट्रा डिटरमाइन की है वो नॉन चैरिटेबल पर्पसेस की इनकम मानी जाएगी। ये खतरा है जब आप कॉर्पस बिजनेस करते हैं। तो पर्पस क्या है, मतलब क्या है? द पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग इफ यू आर कंडक्टिंग अ कॉर्पस बिजनेस, देन द कॉर्पस बिजनेस net profit should be the actual net profit. There should not be any kind of under-reporting from your side while you are reporting the profit of such corpus business as Section 11 exemption claim. Secondly, when you are conducting an incidental business, please understand 11(4)(a) is purely different to subsection 4. It's purely different to subsection 4, which is I'm saying for incidental business. And once I'll read it, you will be able to understand why I'm saying that it is for incidental business. Subsection 1 or 2 or subsection 3 or 3A shall not apply in relation to income of a trust or institution, being profit and gain of business, unless the business is incidental to the attainment of objective of the trust, or as the case may be institution, and separate books of accounts are maintained by trust or institution in respect of such business. Now you compare two things. One, can a trust do business? Prima facie answer is no. Please understand this concept, very important. Can a trust do business? I would say no. Then comes the situation. Yes, if it is a corpus business. Second, yes, if it is an incidental business. And in case of incidental business, law is posing the requirement on the assessee to maintain separate books of account document only. It is not saying that while we are determining if extra profit are there, which comes on surface during the course of assessment, that will be treated to be applied to the purposes other than charitable religious purposes. तो मान लीजिए संदीप भाई के किसी ट्रस्ट के असेसमेंट में जो इंसिडेंटल बिजनेस कर रहा है, जिसमें संदीप भाई ने 35 लाख का प्रॉफिट बताया है, फाइनली प्रॉफिट असेसमेंट में 42 लाख निकल आया, तो संदीप कैन वेरी वेल क्लेम सर whatever 7 lakh is increased, that is also within the 15% free accumulation range, so it should not be taxed. Yes, such institution should not be taxed in such a kind of circumstance. So here what we did, that we understood that in a bigger concept, in a bigger theme, what are the composition of the income of a trust? Maybe investment income, maybe rental income, maybe donation income, and maybe business income. चलिए आगे लिए चलता हूं। अब 3 इंपॉर्टेंट टर्म, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं। MM शर्मा जी आप थोड़ा म्यूट कर लें। MM शर्मा जी यस सर। आप म्यूट कर लें सर, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है सबको। यस, ओके, कंटिन्यू। ठीक है सर। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म जिससे आप सब ऑलरेडी अवगत हैं कि हम ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म ट्रस्ट की इनकम के एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म क्या है दोस्तों? नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, सेकंड, डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड, एक्युमुलेशन ऑफ इनकम बाय अ ट्रस्ट। सी मैंने जब सतीश जी भाई साहब से इनकम टैक्स के बारे में सीखना शुरू किया तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अनूप भाई देखो ऐसा है कि अगर तुम किसी चैरिटेबल संस्था से जुड़े हो तो तुम्हारे होते ट्रस्ट को 1 रुपए भी टैक्स का नहीं देना।
मैंने बोला भाई साहब वो कैसे होगा? तो सतीश जी ने बोला देख अनु भाई, या तो ट्रस्ट अप्लाई करेगा अपने जो भी पैसा उसको आया है, या उसको डीम्ड अप्लाई करेगा या एक्युमुलेट करेगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब उसके बाद में कुछ बचेगा क्या? अगर बचेगा तो उस पर तो टैक्स दूंगा। वो बोले तेरे होते कुछ बचेगा ही नहीं। कहने का मतलब क्या था? सी, इसी बात को आप दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि जब मैं सतीश जी से ये बात सीख रहा था तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अनु भाई मैं आपको एक ऐसी पोजीशन बताता हूं कि ट्रस्ट के पास में इस साल 100 करोड़ आए और उन्होंने 100 करोड़ रुपए में से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया और फिर भी टैक्स नहीं दिया। मैंने बोला भाई साहब ऐसे कैसे होगा कि 100 करोड़ रुपए आए और 100 करोड़ रुपए में से ट्रस्ट ने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया और फिर भी उस ट्रस्ट को टैक्स नहीं देना पड़ा? ये तो गजब हो गया। बोले यार ये जादू हो जाएगा, प्रोवाइडेड या तो तू डीम्ड एप्लीकेशन ले ले या एक्युमुलेशन ले ले। तो मुझे लगा कि यस, दीज टू टर्म्स आर वेरी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सेव द टैक्स इन केस an institution which may be charitable or religious could not apply 85% of its receipts or 85% of its income. It is a very important concept, sir. Please understand. आप सबको ये पता है कि किसी भी ट्रस्ट को 15% के फ्री एक्युमुलेशन की लिमिट है और उसको बाकी का जो 85% है वो अप्लाई करके दिखाना पड़ता है। बट बहुत संभव है कि आपके पास में इतने प्रोजेक्ट ना हो या इतनी व्यवस्था इस साल ना हुई हो कि यू कैन अप्लाई दैट 85% completely, and in that case you are short of application. And moment you are short of application, then to your rescue as a charitable institution, you can seek the benefit of deemed application or accumulation. That is why for a tax advocate, for a chartered accountant, for any other professional who is dealing with a charitable or religious entity, understanding the concept of deemed application or accumulation is highly important. एंड आप जब ऑडिट करेंगे, आप जब ITR 7 भरेंगे तो आप देखिएगा कि आपको वहां पर डीम्ड एप्लीकेशन एक्युमुलेशन किस प्रकार से काम आता है। चलिए सबसे पहले आपके साथ बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय चैरिटेबल एंटिटी विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11। मैं एक बार के लिए केवल सबसेक्शन 1 पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा पोर्शन। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60 to 63, following income shall not be included in total income of the previous year of the person in receipt of income। आप समझिए सर, सेक्शन 11 आपको एग्जम्पशन दे रही है और क्या कह रही है कि आपकी ये जो इनकम है ये आपकी इनकम की कैलकुलेशन में, टोटल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी। कब? इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस to the extent to which such income is applied to such purposes in India. Very important point, sir. Application should be in India, not out of India. लेकिन कभी कभी आउट ऑफ इंडिया अलाउड होता है जब भारत सरकार नोटिफिकेशन से अप्रूव करती है। एंड where any such income is accumulated or set apart for application to such purposes in India, to the extent to which the income so accumulated or set apart is not in excess of 15% of income from such property. सर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कि हम में से कई बार बहुत सारे लोग 15% का लिमिट तो ध्यान है, पर ये 15% पैदा कहां से हुआ? कल ये 15% सर पहले 25 था, आज 15 है, कल हो सकता है सरकार इसको 10 कर दे, 5 कर दे, उड़ा दे। आपको पता होना चाहिए कि सोर्स कहां से आ रहा है। सो दिस इज वेयर दिस सोर्स इज कि आप 15% का एक्युमुलेशन कर सकते हैं और बाकी 85% आपको अप्लाई करके दिखाना है। चलिए ये तो एक बात हुई। किसी ने मेरे को बोला अनु भाई कॉर्पस डोनेशन टैक्सेबल नहीं होता, इसको भी तो प्रूव करो। तो देखिए आपके सामने जब 11(1) था उसने बोला सबसेक्शन 1 की इनिशियल 2 लाइन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 to 63, फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम। सीधे क्लॉज डी पढ़ता हूं, income in the form of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of corpus of trust or institution, subject to such condition that the voluntary contribution or invested or deposited in one of the form or mode specified in subsection 5 maintained specifically for such corpus. Now please understand, sir, corpus donation are straight away exempt. ये हमारे को सिखाया भी गया है, ये हमने सीखा भी है और उसकी पुष्टि पड़ी है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में। दैट इज द कंफर्मेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज द रीजन व्हाई द कॉर्पस डोनेशन आर कंप्लीटली एग्जम्प्ट। मैं अभी आपके साथ एक कंप्यूटेशन भी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। चलिए, जब मेरे से कोई ये पूछेगा कि अनु भाई
जरा इसको इस तरीके से भी आप देखो कि कंपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑफ अ चैरिटेबल एंटिटी और इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए कि एक ट्रस्ट के एप्लीकेशन में मैं क्या क्या चीजें शामिल कर सकता हूं। देखिए आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हालांकि ये बात आप जानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। नंबर वन, while I am claiming the application of income, see, I have two things. One is the income of the trust or the scope of income, wherein I said that you have the corpus business, you have incidental business profit, you have the donations, then you have the rental income, you have the investment income. Now I'm talking about where that income is being applied. And therefore, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ ये भी करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी ट्रस्ट की इनकम की कंप्यूटेशन कर रहे हैं सर, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली ना उठाएं। आप देखिए मेरा ये स्टेटमेंट आपको विरोधाभासी लगेगा कि यार अनूप भाई क्या बात कर रहे हो। सर एक सेकंड अनूप सर, मिलिंद भाई विजयवर्गीय जी, मिलिंद जी, यस सर। प्लीज म्यूट करें सर। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू सतीश जी। वैसा तो दोस्तों पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे किसी ट्रस्ट के, तो हम उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट भी बनाते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बोल रहा हूं साहब कि आप ट्रस्ट की इनकम की कंप्यूटेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेरे कहने से एक बार साइड रख दें। बोले फिर क्या हो जाएगा अनूप भाई? और फिर मेरे कहने से आप उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उठा लें, और आप ट्रस्ट की इनकम का कंप्यूटेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से करेंगे तो आपका इनकम कंप्यूटेशन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। यू कैन मार्क माय वर्ड्स दैट rather than using the technique of preparing or computing the income of the trust through income and expenditure account, we should prefer preparing the total income computation of a trust using its receipt and payment account. That will be more beneficial to you. चलिए, जब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पर क्या क्या एप्लीकेशन मिलेंगे? आपको एप्लीकेशन मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ट्रस्ट। आपको मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस या कैपिटल पर्पसेस से किए गए खर्चे, जिसमें ऊपर वाला कैटेगरी भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। ट्रस्ट ने वेलफेयर एक्टिविटीज पर खर्चा किया होगा, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन। और वास्तव में खर्चा का मैक्सिमम पोर्शन सर होना भी यही चाहिए। जैसे किसी ट्रस्ट ने एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए कैंप लगाए, रिलीफ के लिए कैंप लगाए, रिलीफ टू पुअर में कैंप लगाए, प्रोवाइडिंग नॉन कॉर्पस डोनेशन टू अदर चैरिटेबल एंटिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैंने एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यहां पर लिखी है, नॉन कॉर्पस डोनेशन। क्वेश्चन आता है सर, क्या एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकता है? इसके दो आंसर होंगे। पहला, क्या आपका ट्रस्ट का डीड, सोसाइटी का डीड, कंपनी का एमओए, एओए अलाउ करता है क्या कि दूसरे ट्रस्ट को पैसा देना है, दूसरी सोसाइटी को पैसा देना है? सबसे पहली शर्त तो वही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां से आ रहा है। दूसरी बात, अगर अलाउ करता है तो आप दूसरी चैरिटेबल संस्था को, दूसरे रिलीजियस संस्था को पैसा दे सकते हैं। पर मैं इस बात को थोड़ा इस तरीके से रखता हूं, जरा आप मेरी बात को गौर करिएगा सर, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मेरी बात। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को पैसा दिया, एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट ने दूसरे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया, या एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट ने दूसरे पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को पैसा दिया। चार बाइफर्केशन कर लिए सर मैंने, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने डेवलप हो गए? चार। आई एम ऑफ द ओपिनियन one public charitable entity can give donation to other public charitable entity. Law even does not restrict it. Law has only a restriction कि it should be non corpus, यानी voluntary होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल चल रहा था सर, एक ट्रस्ट ने वॉलंटरी डोनेशन लिया और दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस दे दिया। तो दूसरे ट्रस्ट को तो कभी खर्च ही नहीं करना है, तो पहले को तो मिला था वॉलंटरी खर्च करने के लिए, दूसरे को दे दिया कॉर्पस। तो जब एक इंटर चैरिटी घूमती है किसी बिजनेस ग्रुप के अंदर, किसी पर्टिकुलर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन में, वहां इस तरीके की मैनिपुलेशन ना हो, उसको रोकने के लिए वर्डिंग आई नॉन कॉर्पस। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दोस्तों क्या दूसरे पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को पैसा दे सकता है? मेरा बड़ा क्लियर कहना है, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। रिलीजियस संस्था चैरिटेबल संस्था को दे सकती है पैसा सर, लेकिन चैरिटेबल संस्था रिलीजियस संस्था को पैसा नहीं दे सकती, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे सकता है।
तो आप समझिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चैरिटेबल टू चैरिटेबल अलाउ, रिलीजियस टू चैरिटेबल अलाउ, चैरिटेबल टू रिलीजियस इज नॉट अलाउड, एंड रिलीजियस टू रिलीजियस इज आल्सो। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में फॉर्म 10B 10BB में बड़ा काम आएगा। तो जो दोस्तों ये मैंने बात रखी आपके सामने, दिस माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, इज टू ब्रिंग a holistic concept of okay where the trust can apply. Suppose you can also ask me one question which I have not put up here is that can trust apply into international purposes? I would say yes only when India is interested. Otherwise answer is no. चलिए अब मैं एक जो अगली स्लाइड आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की है आपके और आपको इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी अकेली स्लाइड में, और ये आपके काम आएगी आपके कंप्यूटेशन में, ITR 7 बनाने में और फॉर द पर्पसेस ऑफ फॉर्म 10B 10BB प्रिपरेशन इवन। तो इसलिए इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय द ट्रस्ट। संदीप भाई ये म्यूट कराइएगा। राजकुमार जी, राजकुमार जैन जी, राजकुमार जी, विनोद चित्तोड़ा जी, रतन सर सबको म्यूट कर दो, म्यूट ऑल कर दो। म्यूट, राजकुमार जैन जी प्लीज। म्यूट ऑल करे तो उनको जरूर खोल देना, खुद को और स्पीकर साहब को, नहीं तो मालूम नहीं पड़ा क्या हो गया। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। So my dear friend, now these restrictions which I am going to discuss with you are very important कि सरकार ने, या सरकार तो गलत वर्ड होगा अगर मैं यहाँ बोलूंगा कि लॉ ने क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि साहब ये चीज को हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। नंबर 1, अगर आप एप्लीकेशन क्लेम करना चाहते हैं तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40A3 and 40A3 हैज टू बी रिस्पेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that any public charitable trust, any public religious trust, if spending about 10,000 in one day for an expenditure, same shall not be qualifying for application computation. So as an auditor, I am supposed to see for the trust that whether trust is a non-compliant on 40A3. If yes, I have to disallow those expenditure incurred for computing the application of income. And this amendment was made by the Finance Act 2018. Secondly, applicability of the provisions of section 40 clause A subclause 1. My experience says most of the trusts are not ensuring TDS compliance. So as an auditor, it is my responsibility, one, to make them aware that wherever required, they should deduct tax at source. And if they are not deducting tax at source, they should be ready to bear the consequences of 40 clause A subclause 1A. My dear friends, you will find that in form 10B 10BB, there are reporting clauses on the part of chartered accountant. That in detail, my fellow friend will discuss with you when there will be a discussion on day after or maybe thereafter on 10B 10BB. Allowability of expenditure on cash basis. आप जो असेसमेंट ईयर 23-24 का सर टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, सेक्शन 11 के बिल्कुल लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन ही इंसर्ट हो गया जिसने कह दिया कि आपके वही एक्सपेंडिचर हम अलाउ करेंगे एप्लीकेशन में जो आपने वास्तव में भुगतान कर दी। सतीश जी भाई साहब, एक इतनी मजेदार चीज हो गई कि ट्रस्ट कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे। तो मैं बोलूंगा कि साहब कैश मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रस्टों के एफडीज पड़ी होती है बैंकों में जहां टीडीएस कटता रहता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्टों ने क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम जो एक्रू हो जाती है उसको भी इनकम में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, 15% का फ्री एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। अब बच गया 85% को लगाना। अब उस 85% में से मान लीजिए आपने कोई कमिटमेंट कर लिया, कोई खर्चा एक्रू कर लिया, एक्रूअल बेसिस पर आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। आपको तो डिडक्शन मिलेगा जब आपने वास्तव में उस खर्चे का भुगतान कर दिया। सो एक बात यहां पर आती है समझ में कि क्यों ना ट्रस्ट कंप्लीटली कैश मेथड ही फॉलो करे। पर अगर आप कैश मेथड फॉलो करोगे तो आपको एफडी की इनकम को छोड़ना है, और एफडी की इनकम को अगर आपको छोड़ना है तो देन इन दैट केस उसके टीडीएस को भी छोड़ना है, और ट्रस्ट वो टीडीएस छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसको टीडीएस का तो रिफंड चाहिए। तो प्रैक्टिकली ट्रस्ट फंस गया कि उसको इनकम को तो लेना पड़ रहा है, इंटरेस्ट इनकम को भी एक्रूअल बेसिस पर, लेकिन उसको खर्चे का डिडक्शन मिल रहा है जो उसने वास्तव में भुगतान कर दिया। तो इसका भी समाधान आपको किसी ट्रस्ट का कंप्यूटेशन बनाते समय
10B 10BB बनाते समय या ITR 7 बनाते समय ध्यान रखना है। मैं वो समाधान आपके प्रोफेशनल विजडम पर छोड़ रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। सर ये अमेंडमेंट आया था फाइनेंस नंबर 2/1/2014, मोदी सरकार का पहला बजट था, इफ आई एम करेक्ट। तो वहां पर सर पहली बार सरकार ने एक सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 स्पेसिफिकली इंसर्ट किया और ये बोला कि आप डेप्रिसिएशन या एक्चुअल कॉस्ट में से कोई एक ले लें। तो अगर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट लेना चाह रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन थ्रू कॉर्पस डोनेशन आर ऑल्सो नॉट अलाउड। सपोज मुझे किसी ने 5 करोड़ का कॉर्पस डोनेशन दिया, मैंने उससे 5 लाख की बिल्डिंग बनाई, तो मैंने बोला या 50 लाख की बिल्डिंग बनाई, तो मैं उस बिल्डिंग का ना तो डेप्रिसिएशन ले पाऊंगा और ना ही मैं उस 50 लाख के खर्चे का उस ईयर एप्लीकेशन ले पाऊंगा। तो कॉर्पस डोनेशन से किए गए खर्चों का आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता। ये अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2021 में। एप्लीकेशन थ्रू अवेलिंग ऑफ लोन एक्सेट्रा इज ऑल्सो नॉट अलाउड। और मैं जितनी बातें ना कर रहा हूं ना सर, ये सब पहले अलाउड थी। आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से पहले अगर आपका कोई केस अपील में है, कोई केस रिवीजन में है और आप ये कहना चाहते हो कि अनूप जी मैंने कॉर्पस डोनेशन से खर्चा किया और मेरे को अलाउंस दिला दो, बिल्कुल मिलेगा। 22-23 असेसमेंट ईयर से पहले का आपका कोई मैटर है, आपने लोन लेकर के एप्लीकेशन किया है, आपको एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर मैटर फाइनेंस एक्ट 2014 से पहले का है, यानी असेसमेंट ईयर 15-16 से पहले का है, और आपने डेप्रिसिएशन और एक्चुअल कॉस्ट दोनों लिए, तो मैंने देखा है कि सतीश जी भाई साहब IT-80 में उसको वो फेवर दिला करके लेकर के आ गए कि भाई साहब डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एक्चुअल कॉस्ट भी मिलेगा। लेकिन जब से ये अमेंडमेंट आए वहां से वो बात रुक गई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, application to be computed without any set off or deduction or allowance of any excess application of any preceding period। ये मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट पॉइंट है इसको पूरा ही येलो बैकग्राउंड में कर दिया। मैं इसको पूर्णतः गलत मानता हूं, पर जैसा है आपके सामने रखा है। क्यों पूर्णतः गलत मानता हूं? कि अगर मान लीजिए मेरा खर्चा ज्यादा हो गया और मेरे पास में लॉस हो गया, तो वो लॉस मुझे मिलेगा, किसी भी कॉमर्शियल कंसर्न में मिलता है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। पर ट्रस्टों के लिए सरकार को पता नहीं इतनी ज्यादा नाराजगी हो गई, और ये उस नाराजगी की बिल्कुल सीमा है कि साहब कितनी नाराजगी हो गई कि अगर आपके पास में लॉस आ गया ना किसी पर्टिकुलर ईयर में एप्लीकेशन की वजह से, तो हम प्रीसीडिंग ईयर के लॉस को अगले साल में एप्लीकेशन के रूप में देखना ही नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। But whatever it is, it was my duty to put these very important points while you are computing the charitable entities computation of income। चलिए अब एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन पर भी करता हूं, और इसका जो रिलेवेंट फॉर्म है फॉर्म 9A है, जो आप सब जानते हैं। देखिए डीम्ड एप्लीकेशन कब लागू होता है? इट इज वेरी सिंपल, दैट वेयर यू कुड नॉट रिसीव द इनकम बट यू बुक्ड इट इन योर इनकम, or where you received but you could not apply. These are the only two ways where the deemed application would come into play. Now what the law is giving you as an option under section 11 subsection 1, there is an explanation 1. In this explanation, clause 2 is very important, which says if in the previous year, I'm reading here, let me mark it so that you can also be there with me, that just a minute, this one I'm reading. Explanation 1 to 11 subsection 1. If in the previous year income applied to charitable religious purposes in India falls short of 85%, देखिए सर सारा रोना कहां पर है, सारी दिक्कत कहां है? जब आप 85% से शॉर्ट पड़ जाते हैं तो आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, और उस भागदौड़ में आपको पहला ऑप्शन मिलता है डीम्ड एप्लीकेशन का। अब जरूरी नहीं है कि आप डीम्ड एप्लीकेशन ही लें, आप सीधे एक्यूमुलेशन में जा सकते हैं। आप डीम्ड एप्लीकेशन में भी पार्ट में जा सकते हैं, एक्यूमुलेशन में भी जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन असेसी की इच्छा पर। आप दोनों भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही छोड़ सकते हैं। इफ इन द प्रीवियस ईयर द इनकम अप्लाइड टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस इन इंडिया falls short of 85% of income derived during that year from the property held under trust, as the case may be held under trust in part by any amount for the reason that whole or part of the income has not been received or for any other reason। या तो आपको इनकम मिली नहीं, जैसे इंटरेस्ट इनकम एफडी की मिली नहीं, पर आपने इनकम में बुक करी, अब आपसे खर्च भी नहीं होगी, तो अब आपको क्या करना है? डीम्ड एप्लीकेशन लेना है। या मिल गई फिर भी खर्च नहीं हुई,
Classic example is 11th hour you receive 2 crore donation. Now, how can you spend that 11th hour donation in just few days? Then you have to wait for next year. Then law is giving you option. Okay, don't worry. You fill up form 9A and then you are into deemed application. Moment you do a deemed application, law poses a responsibility on the assessee that okay, in such a case what you are supposed to do, अगर आपको पैसा मिल गया था पर खर्च नहीं हुआ और आपने डीम्ड एप्लीकेशन लिया है तो अगले साल खर्च कर दीजिए. वेरी लॉजिकल. अगर मिला ही नहीं था पर इनकम में बुक कर लिया तो लॉ ने बोला जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में या उससे अगले ईयर में खर्च कर दीजिए. तो ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है जो आपको डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम करने के लिए प्रेरित करती है. सो दिस इज हाउ यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन. But it is very important that to claim deemed application, you should file Form 9A before at least 2 months prior to due date specified under subsection 1 of 139. तो 139(1) की ड्यू डेट 31 अक्टूबर से 2 महीने पहले आपको ये फॉर्म भरना है. लेकिन दोस्तों ध्यान दिलाना चाहूंगा, सर्कुलर नंबर 6/2023 से एक रिलैक्सेशन दी सीबीडीटी ने और ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपका फॉर्म 9A डीम्ड एप्लीकेशन है या फॉर्म 10 एक्युमुलेशन का है and you file the same before the filing of return, we will consider it. But here I am assuming that before filing return means filing the return within 139(1) limit. We will consider it for claiming the benefit of deemed application and accumulation. Now I don't know, without amending the law, the circular has given the benefit. Now if the circular is beneficial, the assessee is very well allowed and rightful to take the benefit of the same. But I am of the mind, if CBDT has made such kind of circular, necessary amendment in law should also be ensured in the time to come. चलिए, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्युमुलेशन पर आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करता हूं जिसको हम फॉर्म 10 से क्लेम करते हैं. वो ये कहता है दोस्तों कि अगर आपका 85% खर्च नहीं हो पाया या आपसे डीम्ड अप्लाई नहीं हो पाया तो फिर आप एक्युमुलेशन ले लीजिए. एक्युमुलेशन की शर्तें क्या है? Where 85% of income referred to in clause A or B of subsection 1, read with explanation to that subsection is not applied or is not deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year, but is accumulated or set apart either in whole or in part for application to such purposes in India. Such income so accumulated or set apart shall not be included in total income of the previous year of the person in receipt of income, provided following conditions are complied with. 1. Such person furnishes a statement in prescribed form, prescribed manner to the AO. Stating the purpose. Very important point, my dear friends. आपको purpose बताना पड़ेगा. अगर आप purpose नहीं बताएंगे तो आपका form 10 irrelevant है. Purpose for which it is being accumulated, period for which it is being accumulated. Now period can be maximum 5 years, that we all know. हो सकता है कोई ट्रस्टी मेरे से आर्ग्यू करे, यार अनूप जी 5 साल क्यों लेंगे, 2 ही साल ले लेते हैं ना. तो मैं उसको बोलूंगा साहब आप ले 5 लीजिए, 2 में खर्च कर दीजिएगा, कहां दिक्कत आ रही. ठीक है. The money so accumulated or set apart is invested or deposited in the form or mode specified in 11(5) and the statement referred to in clause A is furnished at least 2 months prior to एक्सपायरी ऑफ 139(1). ये 3 शर्तें अगर आप पूरी कर देंगे तो आप 11(2) के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप 11(2) के लिए एलिजिबल नहीं हैं. अब इस सब को समझने के बाद अगर मैं मोडस ऑपरेंडी ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ चैरिटेबल एंटिटी की बात पर एक एग्जांपल बनाना चाहूं तो आपको कुछ इस तरीके से आप देखिए, हम सीधे डोनेशन को लेकर चलते हैं सर, और आप ऐसे सीखिएगा मेरे साथ में. आप सबको आता है, मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं बार बार एज्यूम कर रहा हूं कि अगर हमारे आज कुछ न्यू लर्नर्स भी हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं. बिल्कुल नए लर्नर हैं आप, बिल्कुल सिखाते हैं सर हमको, हम बहुत नए लर्नर हैं. थैंक यू संदीप भाई. तो इसको ऐसे देखिए सर, ये एक चैरिटेबल एंटिटी जिसके पास में 100 रुपए का डोनेशन है वॉलंटरी, ठीक है, इसके पास में 20 रुपए का कॉर्पस डोनेशन और है, तो टोटल डोनेशन कितने हो गए सर? 120. इसमें से कॉर्पस डोनेशन पूर्णतया एग्जम्प्ट है, अभी हमने सीखा, तो बचा कितना? 100 में से सर 15 उनको फ्री एक्युमुलेशन है, बच गया कितना? 85. इस 85 में से उन्होंने 60 का खर्चा वास्तव में कर दिया, बच गया कितना? 20. इस 20 को उनको प्राइमरली टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो टैक्स नहीं देना चाहते तो या तो इसमें डीम्ड एप्लीकेशन ले लें या एक्युमुलेशन ले लें. आप कहेंगे अनूप जी अभी आपने एनोनिमस डोनेशन को ट्रीट नहीं किया. बहुत बढ़िया सर, मुझे वही देखना है
कि एनोनिमस डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी भी चर्चा करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरा पेन का कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। 100 रुपए का डोनेशन आया सर, सॉरी 1 मिनट दीजिएगा सर मेरे को, ये कभी कभी पेन में कुछ एरर आ जाती है। देखिए 100 रुपए का डोनेशन आया सर, 20 रुपए का हमारे पास में कॉर्पस डोनेशन है, टोटल डोनेशन हमारे पास में हो गया 120। अब आप फॉर टाइमिंग ऐसा मानिए कि 100 रुपए का जो वॉलंटरी डोनेशन है, इसमें से 30 रुपए का डोनेशन एनोनिमस है। 30 रुपए का डोनेशन, आप मेरे बोलने से ज्यादा अच्छा पकड़ लेंगे, मैं लिख प्रॉपरली नहीं पा रहा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो 100 रुपए के साथ टोटल डोनेशन में जो वॉलंटरी है उसमें 30 रुपए एनोनिमस है, 20 रुपए आपके पास में कॉर्पस है, और कॉर्पस नॉन एनोनिमस है, ऐसा मैंने पहले ही आपको बोल दिया। तो कॉर्पस तो सर टैक्सेबल ही नहीं है। अब जो 100 रुपए है, इसमें जो ये 30 रुपए का एनोनिमस है, ये आपका कंप्यूटेशन में कैसे जाएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं ये चीज आपको समझा पाया तो मेरा आज के सेशन में आना वर्थ इट हो जाएगा। लॉ ये कहता है सर 115 BBC में कि आपके टोटल डोनेशन का 5% या 1 लाख विच एवरेज हायर, फिर से सुनिएगा, आपके टोटल डोनेशन का 5% या 1 लाख विच एवरेज हायर, इससे ऊपर के एनोनिमस डोनेशन पर आपको 30% टैक्स देना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके टोटल डोनेशन का 5% या 1 लाख विच एवरेज हायर, आप इस 100 के फिगर को 100 लाख मानिए, 20 के फिगर को 20 लाख मानिए, और 30 के फिगर को 30 लाख मानिए। अब टोटल डोनेशन कितना है साहब इस ट्रस्ट के पास में? 120 लाख, 120 लाख। 120 लाख का 5% हो गया सर 6 लाख, ठीक है। 6 लाख से ऊपर के एनोनिमस डोनेशन पर 30% देना है, यानी 6 लाख से ऊपर के एनोनिमस डोनेशन हो गए सर 24 लाख। सो 24 लाख के एनोनिमस डोनेशन पर तो ट्रस्ट को सीधे सीधे क्या दे देना है? 30% देना। अब उस 6 लाख का क्या होगा, जरा वो समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 100 लाख माइनस 100 लाख प्लस 20 लाख, एक बार के लिए क्या, 120 लाख। इसमें से कॉर्पस डोनेशन हटा दिए सर, बच गया 100। अब कितने के एनोनिमस डोनेशन मेरे पास में टैक्सेबल जा रहे हैं 115 BBC में? 24 लाख। 30 नहीं, 24। हाँ 24 लाख। तो मेरे को 6 को इसमें छोड़ना है कंप्यूटेशन में। अब मेरे पास में कितना बचा सर? 76 लाख। इस 76 लाख में से मैं 15% का फ्री एक्यूमुलेशन क्लेम करूंगा, और बाकी का जो 85% होगा 76 का, उसको मेरे को अप्लाई करना है, डीम्ड अप्लाई करना है, एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। तो एक तरीके से सर आपने मेरी बात पकड़ ली कि अनु भाई उस 6 लाख का क्या हुआ, वो 6 लाख सर एप्लीकेशन, डीम्ड एप्लीकेशन, एक्यूमुलेशन के रूट पे चला गया। वो 6 लाख रुपए का एनोनिमस डोनेशन जो 30% रेट पर टैक्सेबल नहीं हुआ, वो सर उस रूट पर चला गया जिसके अंदर मुझे उसका 15% फ्री एप्लीकेशन मिलता, और बाकी के 85 का या तो मैं एप्लीकेशन दिखाता, डीम्ड एप्लीकेशन दिखाता, या एक्यूमुलेशन दिखाता, रेगुलर डोनेशन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसा हुआ संदीप भाई? उसका ट्रीटमेंट हुआ बिल्कुल रेगुलर डोनेशन जैसे। अब इसी सिचुएशन को आपको कंपेयर करके अगर मैं दूं कि ये जो संस्था थी जिसको 100 लाख एक आया, 20 लाख का कॉर्पस आया, और 30 लाख रुपए एनोनिमस आया, और ये एक चैरिटेबल संस्था ना होकर रिलीजियस संस्था होती, तो सर ब्यूटी क्या है लॉ की कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एनोनिमस डोनेशन आर नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC, and due to that reason what will happen, now your computation will be 120 minus 20, remaining is 100. On this 100 I am not reducing anonymous at all, I am straight away claiming 15% free accumulation, and I have to spend remaining 85 into application, deemed application, and accumulation. So I think this is a very important distinguishment which we all have to understand when we are doing a computation of ITR 7 purposes, when we are preparing form 10B, 10BB. आप सर किसके लिए काम कर रहे हैं? अब चैरिटेबल, मैंने तो यहाँ पर संदीप भाई कोशिश ये हो गई, सतीश जी ने मेरे को बोला कि यार अनु भाई चैरिटेबल पर भी बोलो तो थोड़ा रिलीजियस पर भी करो, ताकि हम सबका उस तरीके से भी एक ओरिएंटेशन डेवलप हो। तो हियर माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंटिटी। और ये जो अंतर है ना, यही एकमात्र इंपॉर्टेंट अंतर है जो आपको पकड़ लेना है कि ओके,
दिस इज हाउ आई एम डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंटिटी। और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है आज की डेट में रिलीजियस एंटिटी ज्यादा सुखी है, आज की डेट में नॉन एटीजी एंटिटी ज्यादा सुखी है। जो ट्वेल्व तो है, रिलीजियस को 80G में दिक्कत आती है तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया ना उसका कंपेंसेशन। आप ये मान सकते हैं एक्चुअली क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को संदीप जी एटीजी मिलता ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो जब उसको स्पेसिफिक हो गई। एटीजी नहीं मिलता है तो एक तरीके से, क्योंकि रिलीजियस संस्थाओं में दान पेटी में पैसा आता है, सीधी सी बात है। और जब दान पेटी में पैसा आता है तो वो एनोनिमस ही होता है। जब दान पेटी खुलती है तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी मिलेगा उसमें आप ढूंढ ही नहीं सकते किसने कितना दिया है। तो उनको एक तरीके की रिलीफ है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एनोनिमस डोनेशन इज नॉट टैक्सेबल। It is not taxable under 115 BC, but it is under the root of application, deemed application and accumulation. बट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के केस में ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा वो हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। चलिए आगे लिए चलता हूँ। सर पहले कुछ वाले को मुझे रेस्ट्रिक्शन एक बार रिपीट कर देते सर, उसमें आपने दो किसको? ऑप्शन, फर्स्ट वाले को सर वो मिट गई क्या? हाँ, ये पहले वाले को सर, जो ये 6 लाख वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर देते कृपया अच्छा सर। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सर। देखिए ऐसा समझिएगा, मेरे पास अभी भी फॉर्चुनेटली थोड़ी सी जगह है। मैं बी वाला पॉइंट है ना, उसके लिए आप कह रहे हैं अनूप जी, ये तो ए मान लेते हैं, ठीक है, हाँ, ये बी मान लेते हैं, बी और बी ये वाले सी, में समझ सी में तो नहीं था आया। रिलीजियस, है हाँ, ना। सी वाले में, देखिए सी वाले एकदम क्लियर है, बी वाला समझ में नहीं आया सर। ठीक है, बी में देखिए, मैं बी को ही वापस से बोलूं या नया एग्जांपल बनाऊं? नहीं सर, बी को ही वापस से बी, बोलिए। बी को वापस से। तो देखिए एक संस्था के पास 100 लाख रुपए आए, ठीक है, और 20 लाख रुपए कॉर्पस के आए। 100 लाख आए उनके पास में इन फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री डोनेशन। मैंने यहां और कोई इनकम नहीं ली, केवल मैंने वॉलेंट्री डोनेशन और कॉर्पस लिए, क्योंकि 115 BC अपना कलर डोनेशन से लेती है, वो सारी इनकम से नहीं लेगी। इस 100 के अंदर 30 लाख रुपीज अनूप जी, ये फिगर था एनोनिमस का, और मैं संस्था को चैरिटेबल एंटिटी मान रहा हूं। अब मैं जब इसकी इनकम कंप्यूटेशन करूंगा रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट में प्राइमा फेसाई में 120 से शुरू करूंगा, 120 में से मैं कॉर्पस डोनेशन अलग करूंगा, और कॉर्पस निश्चित रूप से नॉन एनोनिमस है। जो 100 बच गया, इसमें से मेरे को एनोनिमस डोनेशन का वो पोर्शन जो टैक्सेबल है वो हटाना पड़ेगा। तो एनोनिमस डोनेशन का कौन सा पोर्शन टैक्सेबल है ये समझना बहुत जरूरी है। तो लॉ बोलता है साहब, टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। 120 लाख के डोनेशन में 1 लाख और 6 लाख विच एवर इज हायर हो गया 6 लाख। तो 6 लाख से ऊपर के एनोनिमस डोनेशन 115 BC के रूट में 30% रेट में चले गए। तो इसका मतलब 6 लाख से ऊपर के एनोनिमस डोनेशन हुए 24 लाख, वो चले गए सर एनोनिमस डोनेशन के रूट पे। तो उन पर तो आपको BC में 30% देना है, इसलिए मैंने उन्हें यहां माइनस कर दिया। बच गया कितना सर मेरे पास में? 76 लाख का फिगर। इस 76 लाख के फिगर पे सर मेरे को 15% के हिसाब से 11.4 का फ्री एक्यूमुलेशन मिल जाएगा। आप लो नहीं लो फ्री एक्यूमुलेशन वो ऑप्शनल है। तो मेरे पास में जो खर्च करने के लिए रिमेनिंग राशि है वो कितनी है? 64.6। इस 64.6 को मुझे अप्लाई करना, डीम्ड अप्लाई करना, एक्यूमुलेट करना। अब मान लो अगर कोई मुझसे ये बोले कि अनूप जी मैंने 64.6 पूरा एक्यूमुलेट कर लिया, पूरा अप्लाई कर लिया, डीम्ड अप्लाई कर लिया, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है ना सर? टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट की, फिर ट्रस्ट की टैक्सेबल टोटल इनकम कितनी होगी? 24 लाख। ये तो निकल करके आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि इस 24 लाख पे ट्रस्ट को टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी एट द रेट 30%। इज इट क्लियर अनूप जी नाउ? परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। So, my dear friend, I think that this approach is very important for all of us to understand that how we are computing the taxable income of a charitable entity. और ये भी समझना है कि ट्रस्ट का दिल बना देना है। साहब एनोनिमस डोनेशन आपके पास जो आएंगे, टोटल डोनेशन के 5% से ज्यादा एनोनिमस डोनेशन पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपको मजे सुन के करे यार ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ साहब? एक चैरिटेबल संस्था गौशाला चलाती है, तो वो इतनी अच्छी संस्था है कि वो जो गौशाला में अनूप जी जैसे कोई दान देने गए चारा, तो इन्होंने क्या किया सर, वहां पर एक दिन 1000 रुपए का चारा, हरा चारा वहीं खरीदा मौके पर और दे दिया।
क्या हो गया सर? व्हाट हैपेंड?